खुदा का खौफ करो, अभी बात तय किए हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और तुमने शिकवा करना शुरू कर दिया। ऐसे काम आसानी से नहीं हुआ करते। इससे गुफ्तगू खत्म हुई तो लंच आ गया। वहां रहते रहते मुझे इतना तजर्बा हो गया था कि शिकमपुरी के लिए कुछ खुशगवार डिशों का इंतखाब कर सकूं। खाने के दौरान में गजाला ने अव्वल खान का जिक्र छेड़ दिया। इससे राब्ता हुए खासा वक्त गुजर चुका था। जलाल से मिलने वाली इतला के मुताबिक इसका तबादला हो गया था। यह अंदाजा था कि इस बार भी उसे दबाव के तहत कराची से दूर भेजा गया होगा। मैंने मुजरमाना एहसास के साथ इससे बात करने का इरादा कर लिया। मुझे शुबा था कि अव्वल खान को सजा के तौर पर कराची से भेजा गया होगा तो इससे मोबाइल फोन भी वापस लिया गया होगा ताकि इसके राब्ते महदूद हो जाएं। नंबर मिलाने के बाद जब पहली घंटी पर उसकी तरोताज़ा आवाज़ सुनाई थी तो मेरा दिल खुश हो गया। तुम कहाँ गायब हो, क्या हो रहा है? मैंने अलैग के बाद गर्मजोशी से पूछा। स्पेशल ड्यूटी पर हूँ और जिन्नों को काम करता हुआ देखकर हैरान होता रहता हूँ, उसने खुश दिली से जवाब दिया। किन जिन्नों का जिक्र कर रहे हो? मैंने हैरत से सवाल किया। वही जो ग्वादर पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। उसके लहजे में इत्मीनान और आसूदगी की झलक नुमाया थी। यहाँ कर मैंने देखा कि ये कैसी जबरदस्त बंदरगाह बन सकती है। समंदर में दूर तक कुबरी हुई जमीन के दोनों तरफ वसी खाड़ियां हैं। आजकल ये माही गिरों और लांचों वगैरह के इस्तेमाल में है। चीनी इस पसमानदा साहिल पर नई और जदीद बंदरगाह के खतोखाल तैयार कर रहे हैं। मुंह अंधेरे उठकर बाजमात वर्जिश, फिर नाश्ता करते हैं और पागलों की तरह काम से लग जाते हैं। अंधेरा गहरा होने से पहले ये अपने कैंप का रुख नहीं करते। ऐसे कारगुजार इंसान मैंने पहली बार जिंदगी में देखे हैं। आज ग्वादर पोर्ट एक हकीकत बनती जा रही है। वो इस मंसूबे का इब्तदाई दौर था। मैंने कहा, अभी वहां कुछ भी नहीं है, सहूलतों का फुकदान है। इस पसमानदा इलाके में तुम्हारी क्या जरूरत पेश आ गई? साजिशें चल पड़ी हैं। मुझे जलाल की मार्फत तुम्हारी टिप भी मिल गई है। उसने गहरा सांस लेकर कहा। कुछ आलमी कुव्वतों को इस खित्ते में चीन की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान और चीन बाहिमी ताउन पर डटे हुए हैं। खबरें मिली हैं कि चीनी दोस्तों के खिलाफ दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। चंद बड़े वाकयात के बाद चीनी वर्कर शायद काम करने से इनकार कर दें। ओह, मेरे लिए अव्वल खान का वो इंकशाफ तहय्युर खेज था। राजन ने यहाँ से एक पार्टी को शायद इसीलिए बलूचिस्तान भेजा हुआ है। बलूचिस्तान नहीं, खास ग्वादर को। चंद रोज पहले कोमिक के करीब ट्रांसमिशन टावर उड़ाने के शुबहे में जो लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने जीवानी से दाखिल होने वाले कुछ गैर मुल्कियों की निशानदेही की है। तुमने बर वक्त खबर दी थी। इस पर बहुत तेजी से काम हुआ और अब इन गैर मुल्की तकरीबकारों की तलाश जारी है। राजन के गुर्गे बहुत जल्द इसके पास पहुंचा दिए जाएंगे। मेरी और जलाल की इस गुफ्तगू को पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा था, लेकिन मामले की नजाकत की वजह से वो इत्तला न सिर्फ अव्वल खान तक पहुंच चुकी थी बल्कि इस पर काम भी शुरू हो चुका था। तुम बहुत अहम काम कर रहे हो, मैंने तहसीन अमेज लहजा में कहा। मुझे शुबा हो रहा था कि कहीं तुमको दबाव की वजह से न भेजा गया हो। अव्वल खान की हल्की सी हंसी में दरवेशाना बेनियाजी थी। वो बोला, दबाव काफी अरसे से चल रहा था। काम सामने आया तो बास ने इधर रवाना कर दिया। इस मरतबा तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। दुश्मन समझ रहे होंगे कि मेरा तबादला उनके दबाव का नतीजा है। वैसे भी कराची में अब सुकून है। मार खाने के बाद सफेद दुश्मन सस्ता रहे हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ग्वादर में चीन की मौजूदगी से भारतीयों को क्या खारिश हो रही है। मैंने उलझन अमेज लहजा में कहा। सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को है, उसने वजाहत की। रूस के खात्मे के बाद वो चीन को अपना अगला हरीफ समझता है। चीन पर दबाव रखने के लिए वो भारतीयों की नाज बर्दारी करते हैं। बहुत से मामलात में इनके मफादात मुश्तरक हैं। इन इलाकों के लोग बहुत हिसास और गयूर हैं। अमेरिकी एजेंट यहाँ कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन्हें अछूतों की तरह अलग थलग रहना पड़ेगा। भारतीय हम जैसे हैं, वो मकामियों में घुल मिल कर काम कर सकते हैं। फिर ये सिर्फ राजन का काम नहीं हो सकता। वो गैरी और सागर की हदायत पर अमल कर रहा था। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, इनके अमा पर आदमी पाकिस्तान भेजे गए हैं। क्या तुम राह के पाकिस्तानी विंग के नए सरबराह का जिक्र कर रहे हो? अव्वल खान ने चौंक कर पूछा। हाँ, अनिल बिस्वास के बाद अब वही सरबराह है। क्या राजन के इससे राब्ते भी थे? अव्वल खान बहुत सी बातों से बेखबर था। सागर और गैरी इसके अंदाता थे। वो बैंकॉक में बैठकर सागर की हदायत पर दुनिया भर से एटमी आलात और मवाद भारत अस्मगल कर रहा था। ये तफसीलात तुम्हें जलाल से मिल सकती है। मैंने उसे बहुत इख्तिसार से जवाब दिया। अब राह के आदमी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकेंगे। अव्वल खान की पुरअज़्म आवाज उभरी। राजन को रास्ते से हटाकर तुमने सवाब का काम किया है। इनके जौहरी मंसूबों में खलल पड़ेगा। दूसरी साजिशें भी आर्जी तौर पर मुतासर होंगी। आने वालों के राब्ते तो सिरे से खत्म हो जाएंगे। इनके पास राजन के सिवा कोई और नाम नहीं होगा। मैं हैरान हूं कि ये लोग कितनी सफाकी के साथ हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। एक फितना खत्म नहीं होने पाता कि दूसरा किस्सा सामने आ जाता है। कुछ अरसे से हमारे दुश्मनों की सरगर्मियों में तेजी आ गई है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, उसने मेरी तायीद करते हुए कहा। सोबराज की कली खुलने के बाद इनकी कार्रवाइयां धीमी हो जाना चाहिए थी, लेकिन इनका दूसरा चैनल हरकत में आ गया है। अब राजन गया है तो कोई और मोहरा आगे आ जाएगा।
खराबी ये है कि जुबान से ये लोग दोस्ती के दावे करते हैं, पसे पूछता में गिराने की कोशिशों में लगे रहते हैं। खुली दुश्मनी और आमने सामने का मुकाबला हो तो सारी राहें मसदूद की जा सकती थी। दोगलेपन की वजह से मुश्किलात पेश आती है। ये भी तो हो सकता है कि हमारे आदमी इनकी सरहदों में काम कर रहे हों, वो तंग आकर ये जवाबी वार कर रहे हो सकता है, बल्कि भारत की हद तक ऐसा ही होगा। ये कहना मुश्किल है कि पहल कौन करता है और जवाब कौन दे रहा है। इस पहलू पर जलाल रोशनी डाल सकेगा। उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, फसाद की असल जड़ अमेरिका बना हुआ है। वो हमसे हजारों मील दूर हैं। इनके और हमारे दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। मुझे यकीन है कि वहां हमारा कोई आदमी सरगर्म नहीं होगा। न जाने वो हमारे खिलाफ रेशा दवानियों में क्यों मसरूफ रहते हैं। इन्हें घमंड है कि अब वो अकलौती सुपर पावर है। दुनिया के हर खित्ते में उनकी मर्जी का निजाम चलना चाहिए। इन हरकतों से वो हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। हुकूमतें झुक सकती हैं, अवाम नहीं झुक सकते, उसने ठोस लहजे में कहा। अमेरिकी हुक्मरान ये भूल रहे हैं कि अपनी इन हरकतों से वो नफरतें खरीद रहे हैं। तुम वहां देख रहे होगे कि थाई हुक्मरान अमेरिका के करीबी हलीफ हैं। अवाम इनसे नफरत करते हैं। आज मैंने एक नया जुमला सुना है, थाई अपनी फितरत के बावजूद अमेरिकियों के साथ मिलकर रहना सीख गए हैं। मैंने ज़हन में आने वाले डान के अल्फाज दोहराते हुए कहा, वो पूरी दुनिया को यही करीना सिखाना चाहते हैं, नफरत करो या मोहब्बत, मगर हमको बर्दाश्त करो। तुमने वहां बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जलाल को तवक्का नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी फतेह हासिल करोगे। अब तुम्हें वहां से निकल आना चाहिए। मैं पाबर रकाब हूं, सोचता हूं कि किधर जाऊं। पाकिस्तान लौटने के रास्ते बंद हैं। मैंने इस जिक्र के साथ अपने सीने में दर्द की एक लहर सी उभरती महसूस की। यहाँ के हालात वाकई मखदूश हैं। तुम्हारे हकीकी खाके बन चुके हैं। पता नहीं जलाल ने कैसे जतन करके इनका अजरा रोका हुआ है। वक्फों से पुराने इनामी इश्तिहार अखबारात में आ रहे हैं। जिस दिन इनमें सही खाका शामिल हो गया, तुम्हें पहचानने के 10 दावेदार सामने आ जाएंगे। उसने मेरी बात काट कर दर्दमंदी से कहा, हमारे लिए दुआ करते रहो। मैंने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, यह गनीमत है कि इन्हें अभी तक यह अंदाजा नहीं हो सका कि इनके बनवाए हुए मुतअद्दिद खाकों में से कौन सा खाका हकीकत से करीब है। हम एक दूसरे के लिए और कुछ नहीं तो दुआएं जरूर कर सकते हैं। सिर्फ जुबान हिलाने से कुछ नहीं बनता। दिल से निकली हुई दुआएं जरूर कबूल होती हैं। वो अव्वल खान नहीं, उसका मजबूत ईमान बोल रहा था। आज का मुसलमान जब अपनी सब कोशिशें करके थक जाता है तो आखिर में सब कुछ अल्लाह के सपुर्द करके तहे दिल से दुआ के लिए हाथ उठा देता है, और ऐसी दुआएं अक्सर शर्फ़े कबूलियत हासिल कर लेती हैं। अव्वल खान से होने वाली वो गुफ्तगू हर एतबार से तशवीश अंगेज थी। पहले राह के एजेंट पाकिस्तान की कौमी तनसीबात और शहरी आबादियों को अपनी दहशतगर्दियों का निशाना बनाते रहे थे। यह नई खबर थी कि इन्होंने पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्कियों को अपना हदफ बनाने का फैसला कर लिया था। मैं गजाला के साथ देर तक इसी मौजू पर सर खपाता रहा। मेरे दिलो दिमाग पर अजीब सी बेबसी तारी हो चली थी। दूर रहकर मैं इन साजिशों के सदेबाप में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता था। वापसी पुरखतर थी। हर सम से एक ही आवाज चली आ रही थी कि इस वक्त मेरा पाकिस्तान जाना मेरे लिए मुज़र साबित हो सकता था। जलाल के बयान के मुताबिक मैंने बैंकाक आमद के 3 मकासद हासिल कर लिए थे, मगर मैं सोबराज और राजन जैसे खौफनाक मुजरिमों को मार लेने के बावजूद खुद को तहित दस्त महसूस कर रहा था। वतन से मिलने वाली नई इत्तलात ने इन कामयाबियों को मान कर दिया था। मेरे जहन में अपने खाकों के बारे में भी तशवीश पल रही थी। इस बारे में एक बात उम्मीद अफजा थी कि अमरीकी अपने काम को खुद मुश्किल बनाने की कोशिशों में मसरूफ थे। इन्होंने अपने माहिरीन की मदद से जो खाके बनवाए थे वो खुद उनकी आफादियत से बेखबर थे। खाकों की अहमियत का इदराक वही कर सकता था जिसने मुझे बहुत करीब से देखा हो। ऐसा आदमी जलाल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इसने कारामद खाकी की निशानदही किए बगैर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि डैनी होने के शुबे में 2 अफराद हिरासत में ज़ेर तफ्तीश हैं। इनमें से एक यकीनन डैनी है। ऐसी सूरत में खाकों का बखेड़ा फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जलाल की चाल की वजह से इनकी रफ्तार सुस्त हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपना काम तर्क नहीं किया था। इनकी नजरों में वो सारे खाके अहम थे। इन खाकों में कंप्यूटर की मदद से दाढ़ी, मूंछों और बालों वगैरह के रद्दो बदल से वो शनाख्त का इम्कान बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए थे। यूं असल खाकों की तादाद 10-20 गुना बढ़ जाती। तादाद जितनी ज्यादा होती, असल खाके के इंतखाब का इम्कान उसी कदर कम हो जाता। इनके लिए मुमकिन नहीं था कि एक शख्स को पकड़ने के लिए वो बैक वक्त सैकड़ों खाकों की तशहीर करके मजाक का निशाना बनते। इन्हें आखिरकार 2-4 खाके मुंतखब करने होते। मुझे तवक्का थी कि बुनियादी खाकों पर कंप्यूटर की मशक्क़त सितम के बाद वो असल खाके को नज़रअंदाज कर देंगे, और जलाल के मशवरे को नज़रअंदाज करके उन्होंने किसी नई तशहीरी मुहिम का इरादा किया तो वो तस्वीर या खाके की हद तक मेरे लिए बेज़र होगी। वो मेरी तवक्कात थी जिनके पूरा होने का दारोमदार मेरे मुकद्दर और इत्तिफाकात पर था। इस बारे में कबल अज़ वक्त वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता था। शाम ढले गजाला रोज़मर्रा ज़रूरियात का सामान खरीदने के लिए गई तो मुझे तारीख का ध्यान आ गया।
अपने बड़े की हदायत पर वो 48 घंटों के लिए गैरी के पीछे लगा हुआ था। मुझे उसके बारे में एक अहम तरीन खबर देने के बाद वो मुसलसल खामोश था। इसकी 12 घंटों से ज्यादा अरसे पर मुहित खामोशी का सबब जानने के लिए मैंने उसे फोन किया तो उसकी आवाज से तकान और बेजारी का इजहार हो रहा था। उसने बताया कि सेलर्स बार से वापसी पर कर्नल गैरी अपने घर के बजाय C2 के हेडक्वार्टर में चला गया। वो खालिस फौजी और ममनू इलाका था, अंदर के सुनगुन लेना नामुमकिन था। गैरी मुसलसल वहीं घुसा हुआ था। तारीख इसके नमूदार होने के इंतजार में कुर्बो जवार में मंडलाता फिर रहा था। मैंने उसे हौसला देने के लिए गुफ्तगू को जरा तूल दिया तो उसने बताया कि वो अपने बुनियादी फरीजे के तौर पर मकामी अखबार जरूर पढ़ता है। इस आसाब शिकन ड्यूटी में भी उसने अखबार देख डाला था। उसका अंदाजा था कि C2 हेडक्वार्टर्स ही में मिलिट्री अस्पताल और अमरीकी फौजी छावनी कायम थी। शायद गैरी वहां रुककर सार्जेंट पाल की लाश अमेरिका रवाना करने की तैयारी कर रहा था। अव्वल खान ने काम के दीवाने चीनियों के लिए जिन्नों का खिताब इस्तेमाल किया था। मेरी नजरों में तारिक भी किसी जिन से कम नहीं था। इसे बिस्तर से पीठ लगाए 24 घंटे होने वाले थे। निगरानी के चक्कर में उसे ढंग से कुछ खाने पीने का मौका नहीं मिल सका था। वो भूख प्यास और थकन से बेनियाज होकर अपने काम की धुन में लगा हुआ था। वो बैंकॉक में अपने महकमे का अकलौता नुमाइंदा था। इसका कोई मुतबादिल नहीं था। मैं खुद भी उसका बोझ हल्का करने में कोई मदद नहीं कर सकता था। गैरी की नकलो हरकत के बारे में तारिक से कुछ कहना सुनना बेसूद था। इसे इस्लामाबाद से जो हदायत मिली थी वो इनसे सर मुंह इनहिराफ नहीं कर सकता था। मैंने चंद भरपूर तौसीफी कलमात के साथ गुफ्तगू खत्म कर थी। मैं कुछ देर तक खाली जहन के आलम में बिस्तर पर पड़ा गजाला की वापसी का इंतजार करता रहा। होटल में बैठे बैठे हमें जरूरत की हर चीज दस्तयाब हो जाती थी, लेकिन दस्तखतों के लिए आने वाले चंद इब्तदाई बिलों में मामूली अशिया के दाम देकर गजाला हैरान रह गई। वह 5 स्टार होटल था तो इसके दाम भी वैसे ही थे। उसने ये मामूल बना लिया था कि फ्रूट, मशरूबात और दूसरी जरूरी अशिया बाजार से सस्ते दामों खरीद लाती और कमरे में रखे हुए छोटे रेफ्रिजरेटर में भर लेती। इस फ्रिज में होटल वालों की तरफ से चंद हल्के मशरूबात के साथ उम्दा और कीमती शराबों की छोटी बोतलें मिनी बार के नाम पर ग्राहकों को मुहैया की जाती थी, जो हमारे कमरे में जूं की तू रखी हुई थी। इन इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए हमें दामों का इल्म नहीं हो सका, मगर मुझे अंदाजा था कि होटल के कमरे में इनकी कीमत कई गुना ज्यादा तलब की जाती होगी। हम बैंकॉक में बहुत आसूदा हाल थे। अपने रकम के अलावा जलाल के दिए हुए लिफाफों की रकम मौजूद थी। पिरडान के इनामात ने हमारी खुशहाली में अहम किरदार अदा किया था। इस बेफिक्री के बावजूद गजाला फजूल खर्ची के खिलाफ थी। वो जब भी बाजार जाती लदी फंदी वापस आती थी। इंतजार तवील हो गया तो मैंने कमरा छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त मेरे जहन में उकताहट और बेजारी सवार हो रही थी। गजाला बाहर गई तो उसका ख्याल था कि रात की थकान और बेख्वाबी की कसर पूरी करने के लिए मैं दोबारा सो जाऊंगा। अपनी वापसी पर मेरी नींद में खलल अंदाज होने के ख्याल से वो कमरे के ताले की चाबी अपने साथ लेती चली गई थी ताकि खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर आ सके। चाबी मेरी तहवील में होती तो शायद मैं कमरे में रुककर उसकी वापसी का इंतजार करता ताकि उसे मुकफ्फल कमरे की चाबी हासिल करने के लिए काउंटर तक वापस न जाना पड़े। इसकी दूर अंदेशी ने मुझे इस फिक्र से आजाद कर दिया था। अपनी तैयारी मुकम्मल करते ही मैंने कमरा छोड़ दिया। वो शहर का मरकजी इलाका था जहाँ रात गए तक रौनक और चहल पहल रहती थी। मैं टहलता हुआ होटल के हाथे से निकलता चला गया। इस वक्त मैं बहुत शिद्दत के साथ माहौल में तब्दीली की जरूरत महसूस कर रहा था। खुली फिजा में आते ही मुझे ताजगी का एहसास होने लगा। मुझे किसी तरफ से कोई खतरा नहीं था। डान से मेरी तलखुतुश बातें जरूर हुई थीं, लेकिन मुझे यह अंदाजा हो गया था कि इस खराट के दिल में मेरी तरफ से कोई कदौरत नहीं थी। मेरा और उसका इख्तलाफ सिर्फ कैरी की जात तक महदूद था। मेरी नजरों में वो खुद गर्ज और साजिशी अमरीकी अफसर मुंह लगाने की काबिल नहीं था, जबकि डान अपनी मसलहतों की वजह से उसके लिए सरापा लुत्फ और करम बना हुआ था। इसके बावजूद मैं अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर था। कमरे की तन्हाई से होटल के भरे पूरे फ्लोर पर आते ही मैंने गैर इरादी तौर पर अपने गिरदो पेश का जायजा ले डाला था और मुतमईन होकर होटल की हदूद से कदम बाहर निकाला था। होटल से बाहर आकर मैंने बाएं तरफ जाते हुए ठिठक कर सिगरेट सुलगाई तो यकायक मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मैं तेजी से पलटा और आते जाते हुए लोगों के दरमियान रुके हुए 2 क्रेहा सूरत मकामी खुद ब खुद मेरी नजरों में आ गए। वो बहुत गैर फितरी अंदाज में अपने गिरदो पेश से गुजरते हुए लोगों के दरमियान रुके हुए थे। इनका रुख बता रहा था कि रुकने से पहले वो मेरे पीछे चले आ रहे थे। मैं इन दोनों पर सरसरी नजर डालकर यूं इनके पीछे देखने लगा जैसे दूर किसी को तलाश कर रहा हूं। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। वो अपनी सूरतों से तीसरे दर्जे के लफंगे नजर आ रहे थे। मुझे हल्का सा शक हुआ कि वो मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन ये मुसावी इम्कान भी मौजूद था कि इनका मेरी तरफ ध्यान न हो। वो किसी और वजह से चलते चलते रुक गए हों। इन दोनों के बारे में कोई हतमी फैसला करने से पहले इनको आजमाना जरूरी था। इसकी सिर्फ एक ही सूरत थी कि मैं अपनी समत बदल लूं। मैंने बराह रास्त इन पर नजरें चबाए बगैर कन अखियों से जायजा लिया तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मैं किसी वाज़ेह प्रोग्राम के बगैर शहर में कोचा नवर्दी करने वाले
लाउबाली स्याह की तरह मुड़ा और चंद लम्हों बाद इनके करीब से गुजरता हुआ दाहिनी समत में हो लिया। मैं एक मरतबा पलट कर इनका जायजा ले चुका था। जरा सी देर में मेरा दोबारा मुड़ना मुनासिब नहीं था। वो दोनों बज़ाहिर मुझसे भिड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन इनके वज़ाकता को देखते हुए बराह रास्त तसादुम के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस वक्त शिद्दत से मेरे जहन में ये अहमकाना ख्याल आया कि इंसान की खोपड़ी के पीछे तीसरी आंख का होना कितना ज़रूरी है। तीसरी आंख होती तो मुझे किसी ज़हमत के बगैर ये मालूम हो जाता कि वो दोनों मेरे पीछे आ रहे थे या अल्लाह ताल्लुकाना अंदाज में मुखालिफ समत में जा चुके थे। तसब्जुब और बेयकीनी की इस कैफियत की वजह से मेरे आसाब पर तनाव की कैफियत सवार होने लगी। पीछे से आने वाली हर आहट पर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती। शुबा होता कि पीछे से अचानक कोई मेरे ऊपर हमला कर देगा। आने वाले के आगे गुजरने से जरा इत्मीनान होता तो कोई और जल्दबाज मुझे इस आसाब शिकन इम्तिहान में डाल देता। इलाका मसरूफ था, इसलिए वो तसलसल किसी तरह टूटने में नहीं आ रहा था। इस दबाव के सबब गैर इरादी तौर पर मेरी चाल तेज होगी। सामने ही नहर का पुल नजर आते ही मैं गैर शऊरी तौर पर उस तरफ को चल दिया और पुल के ऊपर एक जगह थम कर खड़ा हो गया। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैं नहर के नज़ारे से माजूज हो रहा हूँ, लेकिन अपनी आंखों के गोशों से इतराफ का मैं जायजा ले रहा था। फिर वो मुझे दोनों नजर आ गए। वो भी मेरी तरह नहर के नज़ारे में महव नजर आ रहे थे। इनकी डटाई और बेखौफी मेरे लिए तशवीशनाक थी। बज़ाहिर इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो मेरी नज़रों में आ चुके थे। इनका मकसद सिर्फ पीछा करना होता तो वो मुझसे दूर रहकर खुद को छुपाने की कोशिश करते। वो जिस अंदाज में मेरे सर पर मुसल्लत थे, इससे जाहिर हो रहा था कि वो किसी मौका की तलाश में थे। इन्हें जहां भी मैदान साफ नजर आता वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ अचानक मेरे मुकाबले आ जाते और मेरे लिए इन्हें संभालना दुश्वार हो जाता। मैं होटल से आवारा गर्दी का इरादा करके निकला था। मेरी जेब में कोई हथियार नहीं था। उंगलियों में जादुई अंगूठियां पड़ी हुई थी। आसार ये बता रहे थे कि इन जहर अफशा अंगूठियों के इस्तेमाल के बगैर मैं अपने मुतवक्का हरीफों से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। भीमगन के साथ जहर का इस्तेमाल भी मेरी जात से मंसूब हो चुका था। इन दोनों में से कोई भी मेरे हाथों मारा जाता तो उसकी लाश के पोस्टमार्टम के नतीजे मेरी राय कायम कर ली जाती कि मैं बैंकॉक में मौजूद हूँ। वो सब जलाल के मंसूबे के बरक्स होता। वो मेरे नाम से 2 कैदी लिए बैठा था। इसकी खिफत और बुखलाहट से कताज नजर मेरी जान सख्त खतरे में पड़ जाती। डान को पहले ही मुझ पर शुबा हो चुका था, जिसे मैंने अपनी अदाकारी और चर्ब जुबानी से जायल कर दिया था। कैरी अपने पूरे लश्कर के साथ मेरी तलाश की मुहिम में जुट चुका था। मेरे लिए वो सब एक डरावने ख्वाब से कम नहीं था। आज़ाद और जिंदा रहने के लिए जरूरी था कि मैं किसी भी कीमत पर वो अंगूठियां इस्तेमाल ना करूं। मैंने इस्तरारी या मजबूरी की हालत में इनके इस्तेमाल से बचने के लिए वहीं खड़े खड़े दोनों अंगूठियां अपनी उंगलियों से उतारी और एहतियात से अपनी जेब में डाल दी। इस वक्त मैं दीदा उदानिस्ता कोई बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। बात हाथ पैरों के इस्तेमाल तक महदूद रहती तो देर जरूर लगती, मगर मैंने तिगनी का नाच नचा सकता था। मुझे खौफ यह था कि उन्होंने मेरा पल्ला भारी होता देखकर आछी हथियार निकाल लिए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं कुछ देर तक उसी पुल के किनारे पर रुका रहा। मैं टिकटिकी बांध कर उन्हें नहीं घूर सकता था। मैंने दुस्दीदा निगाहों से देखा कि इनके चेहरों की रही से नरमी जाती रही थी। अपने बुशरों से वो फिक्रमंद और संजीदा नजर आने लगे थे। किसी का ताकुब करने के मामले में वो अन्नाड़ी नजर आ रहे थे। मेरे इस जायजे से यह बात पाया इस सबूत को पहुंच चुकी थी कि वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तन बतकदीर होकर एक बार फिर पलट गया। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो बुरी तरह बौखला गए। इनके कमजोर रद्द अमल को देखते हुए मैंने बाकायदा इन्हें घूरना शुरू कर दिया।